Yesterday we discussed that we got difference between chemotherapy, antimicrobial and antibiotic. Difference क्या था? Difference was related to their source, difference was related to their target and overall activity. तो ये तीन काम थे जहां पे हम उसको वेरिएट कर रहे थे. सोर्स की बुनियाद पे एंटीबायोटिक वो हैं जो सिर्फ हम माइक्रोब से नेचुरल सोर्स से हम ले लेते हैं. एंटी माइक्रोबियल वो होते हैं जो सिंथेटिक हो, सेमी सिंथेटिक हो, माइक्रोबियल से हो, जहां से भी हो, तो वो सोर्स वही होता है. सोर्स जो है वो एंटी माइक्रोबियल का ब्रॉड है और एंटीबायोटिक का नेचुरल है. सही हो गया? कीमोथेरेपी का भी ब्रॉड है, दैट कैन बी ऑब्टेन नेचुरली और मोस्टली दैट कैन बी सिंथेटिक. जिस तरह एंटीबायोटिक का मोस्टली जो है वो नेचुरल है, इस तरह कीमोथेरेप्यूटिक का मोस्टली जो है वो सिंथेटिक होता है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है. मीन दैट इज not only from that natural source, not only from that synthetic source. You talk for those chemotherapeutic agent. Those sometimes we have got chemotherapeutic agent that can be obtained from natural sources as well. So again, even plant source can also give some type of chemotherapeutic agents. So first point for the difference was related to that source from which we have obtained those agent. Chemotherapeutic का अपना है, मोस्टली सिंथेटिक है, लेकिन इसके साथ सेमी सिंथेटिक और नेचुरल भी हो सकते हैं. एंटी माइक्रोबियल का मोस्टली नेचुरल होगा, ठीक है. एंटीबायोटिक की बात करूं तो उसका मेन सोर्स क्या होगा? वो माइक्रोब्स होंगे. और एंटी माइक्रोबियल का सिंथेटिक भी होगा, सेमी सिंथेटिक भी होगा और नेचुरल भी होगा. तो ये सोर्स डिफरेंस ये होगा. टारगेट डिफरेंट होगा. कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट का वो ब्रॉडर होगा. होस्ट सेल, अपने जो होस्ट सेल हैं वो भी टारगेट हो सकते हैं और दूसरे माइक्रोब भी टारगेट हो सकते हैं. एंटी माइक्रोबियल का सिर्फ माइक्रोब जो है वो टारगेट होंगे और माइक्रोब जो है वो ओपन होंगे, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो जो है वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो जो है वो बैक्टीरिया हो. एंटीबायोटिक का तो वो हमने चूंकि नेचुरल सोर्स से लेके हम माइक्रोब्स के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे. सो द टारगेट विल बी ब्रॉडली टू दोज ऑफ माइक्रो मैकेनिज्म विल आल्सो बी डिफरेंट. जो हमारे कीमोथेरेप्यूटिक होंगे तो वो ज्यादा, बात सुने, कीमोथेरेप्यूटिक ज्यादा तौर पे कहां पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहां पे होगा? वो न्यूक्लियक सिस्टम जो है उसको हम टारगेट करेंगे. जो न्यूक्लियस है उसमें जो रनिंग इवेंट्स हैं, वो आरएनए, वो डीएनए, उसकी रिप्लिकेशन, उसकी प्रोडक्शन, उसकी फंक्शनिंग, सो ऑल ऑफ दोज विल हैव टू बी टारगेटेड मेजरली इन कीमोथेरेप्यूटिक. अगेन दैट इज नॉट एक्सक्लूसिव एज कंपेयर टू माइक्रोऑर्गेनिज्म, एंटी माइक्रोब्स. तो एंटी माइक्रोब्स में फिर मुख्तलिफ होंगे. वो सेल वॉल एक्टिंग भी होंगे, वो सेल मेम्ब्रेन एक्टिंग भी होंगे, सम जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंटरफेयर भी करेंगे. सिमिलरली फॉर एंटीबायोटिक एज वेल. तो ये मेजर डिफरेंस था. कम टू टुडेज टॉपिक, we have to see for some of selection criteria for antimicrobial agent. Antimicrobial agent are among the most commonly prescribed, but you know that inappropriate use of antibiotic is one of the major factor that derive development of antibiotic resistance. That is one of the burning issue nowadays. Studies have shown that irrational use of antibiotics have resulted with antibiotic resistance. हमने कहा था कि irrational में कौन कौन सी चीजें आती हैं? लास्ट लेक्चर में हमने कुछ हाईलाइट किया था ना. फॉर रैशनल एंड यू वांट टू डिफरेंशिएट रैशनल वर्सेस इरैशनल, सो वी हैव गॉट 5 मेजर आइटम्स. तो वो तो आपका अपना बाकायदा होगा, टॉपिक होगा. एप्रोप्रिएट रैशनल डोज, रैशनल मेंबर, रैशनल रूट, रैशनल टाइम एंड रैशनल ड्यूरेशन. So all of these as rational. If any of them, if it is not been followed with that standardized protocol, it become irrational. अगर आप irrational member इस्तेमाल करते हो, irrational member मीन आपको चाहिए जो है वो फॉर एग्जांपल सेल वॉल इनहिबिटर और आप दे रहे हो जो है वो कोई और. So that member selection, inappropriate selection will leads to some mutation within that microorganism and that become resistant to that cell wall acting microorganism. तो आप member select नहीं करते हो ठीक. दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि आप डोज ठीक नहीं सिलेक्ट करते हो. आप देते हो
एडल्ट डोज चाहिए और आप उसको देते हो चाइल्ड डोज, तो वहां पे फिर जब चाइल्ड डोज एडल्ट को मिलता है तो फिर वहां पे वो रेजिस्टेंट कॉज सकता है। दूसरी बात, route of administration sometime may also be related to that type of resistance। क्या मतलब, वहां पे हमने कहा था ना कि बात जो है वो एरिया में, फॉर एग्जांपल ब्रेन में चाहिए होता है एंड दैट एंटीबायोटिक विच इज गिवन इज अनेबल टू क्रॉस दैट ब्रेन। Now, definitely you can not expect that activity which has to be related to its mechanism of action। तो जो उसका अपनी एक्टिविटी तो बाय नेचर तो है, लेकिन बाय अवेलेबिलिटी in that area where that activity is required is not given, because the drug do not have appropriate pharmacokinetic profile for its availability and for its percentage perfusion in that area for its required output, either bacteriostatic or bactericidal। बात समझ रहे ना, मुझे जहां पे उसका एक्शन चाहिए उस ऑर्गन में मुझे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नहीं मिल रही। रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन दो तरह की थी ना, एक मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन था और एक मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन था। तो वो डोज तो हम दे देते हैं, लेकिन उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल अप्रोप्रिएट नहीं होती। तो वहां पे डेफिनेटली अगर कम कंसंट्रेशन जाएगी तो कम कंसंट्रेशन की बुनियाद पे आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्ट करता जाएगा। सही है। तो मेंबर ठीक नहीं हुआ, रूट ठीक नहीं हुआ, डोज ठीक नहीं हुआ, फिर क्या हुआ और मैंने क्या बताया, डोज एंड टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग। एक को चाहिए टीआईडी और आप दे रहे हैं बीडी, डेफिनेटली दैट इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ। इफ any drug which is required to be administered 3 times a day or 2 times a day and you are not following appropriate frequency, it means you are providing chance for this microorganism to develop resistance, definitely। And similarly for duration as well, हमें duration चाहिए 7 days, 8 days, 10 days duration to complete that whole therapy, and you just give 1, 2, 3 doses। If symptoms are being relieved for time being, you actually withdraw that therapy। Now for second time, for third time, for fourth time, if that procedure is repeated, you will have to expect that resistance will have to be developed for that microorganism, by that microorganism again that antimicrobial agent, because of that previous malpractice for irrationality। आपको बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा जी। Irrational use of antibiotic is also associated with increased incidence of Clostridium difficile infection। ये तो खैर बहुत सेलेक्टिव बात है, जनरली वही बात है जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं irrationality के। We got some criteria related to which we have to see selection of these antimicrobial agents will have to be considered। That may be categorized into 3 major areas: patient factors, drug factors, and organism related factors। Patient factor include further age of that patient which has to be given for that antibiotic, history of allergy, genetic abnormality, pregnancy, host defense, hepatic dysfunctioning, renal dysfunctioning, and local factors। तो 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट सिलेक्शन हमें डिसाइड करना होता है, समझते हैं। तो उसमें मेजर क्या है? पेशेंट फैक्टर। तो पेशेंट फैक्टर में ये 5-6 चीजें हैं। एज है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, प्रेगनेंसी है, एंड सो ऑन। We also have got some other factors that are related to drugs that has to be selected, which have to be considered for route of administration। मैंने आपको बताया था बाज जो हैं वो GIT सेंसिटिव होते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट सेंसिटिव होते हैं, तो आप ओरली देना चाहोगे लेकिन नहीं दे सकोगे। सही है। बात जो है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू दैट बायो अवेलेबिलिटी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो डेफिनेटली यू do not have any other chance except for parenteral administration। Similarly, some other factors are also responsible to drive for route of administration for that drug। समझते हैं ना? Spectrum of antimicrobial activity, वो narrow spectrum है या broad spectrum है, वो similarly for sterile or bacteriostatic effect, ability to cross blood-brain barrier, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ठीक है, जो मेनिंजाइटिस या इस तरह और इन्फेक्शन होते हैं, सो फॉर दोज इन्फेक्शन, फॉर दोज डिजीजेस, फॉर दोज सिम्टम्स, you have to treat with those type of antimicrobial agent। They have got efficient
bioavailability crossing blood-brain barrier and can concentrate over there for required effect. And if that is not able to cross blood-brain barrier, mean this drug become ineffective for in that infection. ठीक है ना? तो अदरवाइज तो वो उस बैक्टीरिया के लिए इन विट्रो तो काम करता है, लेकिन अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनिंजिस इन्फेक्शन के लिए है तो वहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर रहा वो एंटीबायोटिक, तो फिर तो काम का ना हुआ. कॉस्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दैट इज स्टिल अ फैक्टर, माइनर वन बट स्टिल अ फैक्टर. ठीक है. ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर दैट इंक्लूड clinical diagnosis or that may be empirical therapy. Bacteriological reports, resistance of antimicrobial agent and cross resistance. सही है? Clinical diagnosis और empirical therapy का क्या मतलब हुआ? एक है sequentially standardized protocol को follow करते हुए diagnose करके treat करना. सिक्वेंशली स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, ठीक है ना, कोई ट्रीटमेंट रिकमेंड करना. और एक है एम्पेरिकल थेरेपी. सही है. सो अगेन इट हैज गॉट इट्स ओन प्रोटोकॉल. उसका फिर अपनी पूरी कहानी है, कब हमने एम्पेरिकल पे जाना है, कब हमने जो है वो एसओपी को फॉलो करना है. लेकिन डिफरेंस यही है, क्लिनिकल डायग्नोसिस हो रही है तो वो एसओपी के मुताबिक हो रही है, या ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो वो सिर्फ हम एम्पेरिकल दे रहे हैं. ठीक है ना. वो स्टेप्स को हम नहीं देख रहे, हम प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे बस डायरेक्टली, जिस तरह पाकिस्तान में आमतौर पे ये एम्पेरिकल थेरेपी होती है. वी डू नॉट वेट, वी कैन नॉट वेट इवन फॉर दो स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड. कैसे स्टेप? आप एंटीबायोटिक देने से पहले क्या करते हो? आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने से पहले स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? आप उसके सारे सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस को सबसे पहले जांचते हो. ठीक है. सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस जब तक आपके पास टेस्ट वो नहीं आता, आपके पास वो लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं आते फॉर विच antibiotic this person is sensitive, these microorganisms are sensitive or are resistant, till that you should not prescribe any type of antibiotic. तो standardized operating procedure तो ये है. ठीक है. वो चाहे वो यूरिन टेस्ट हो, चाहे वो CSF हो, चाहे वो जो है वो ब्लड हो, प्लाज्मा हो, जो भी हो. लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता ना. यहाँ पे तो ऐसे होता है कि हमने हर एक मर्ज की दवा थर्ड जनरेशन से फरस्पुरीन को माना होता है. ठीक है. वो पेट खराब हो, वो इन्फेक्शन हो, वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बस थर्ड जनरेशन से फरस्पुरीन या फोर्थ जनरेशन से फरस्पुरीन लगाओ और खत्म करो बात. We do not wait, and sometimes we cannot, क्योंकि पेशेंट कंडीशन ऑलरेडी इतना वो सफर होता है कि अगर आप 2 दिन 3 दिन उस कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए वेट करोगे तो बंदा और भी जो है वो सिम्टम्स और भी खराब होते जाएंगे. सो दैट इज रिलेटिवली a bigger discussion, a bigger topic in that perspective. Forget about. हम वो बात नहीं कर रहे कि एम्पेरिकल थेरेपी ठीक है या वो ठीक है, हम सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. आप बात समझ रहे हैं? इधर आए. यस सर. तो अगर सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, सिम्टम्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं, और आपके पास पेशेंट लोड ज्यादा है, तो जनरली हम एम्पेरिकल थेरेपी ही को लेते हैं. पेशेंट लोड ज्यादा है, ठीक है, सिम्टम्स ज्यादा सेवियर हैं, ठीक है, और वो अनस्टेबल है पेशेंट कंडीशन. ठीक है. अनस्टेबल का मतलब ये है कि आप खुदा ना खास्ता मेनिंजाइटिस है, और मेनिंजाइटिस जो है वो इस स्टेज पे है कि अगर मैं इसको ऑन स्पॉट प्रॉपर एंटीबायोटिक शुरू ना करूं, रिगार्डलेस ऑफ कल्चर सेंसिटिविटी, रिगार्डलेस ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, तो मुझे ये लगता है कि 2 दिन के बाद ये और भी जो है वो डिटेरिएट होता जाएगा. सो इन दोस सिचुएशन यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, यू गेट दिस चॉइस टू गो फॉर एम्पेरिकल थेरेपी. ठीक है ना. एम्पेरिकल थेरेपी जो है वो फिर आप जा सकते हो एज कंपेयर टू एसओपी. तो एसओपी वो है जो मैंने आपको पहले बताया कि बिफोर start any antibiotic, you have to take that sample for sensitivity and resistance. You have to perform step 2 for its
allergic reaction, then you have to start for any type of antibiotic. लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान पेशेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकते. अच्छा, bacteriological reports, resistance to antimicrobial agent and cross resistance. Cross resistance कल बात हुई थी ना, कोई बताए? आप सो जाते हैं आपसे जब ना पूछें. क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है? सर क्रॉस रेजिस्टेंस हमारे पास वो होता है कि जब हमारे पास दो बैक्टीरिया की जो केमिकल जो उसकी फंक्शन स्ट्रक्चर है वो सेम है और एक रेजिस्टेंस हो रहा है तो दूसरा भी उसके साथ जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है. किन फैक्टर्स की बुनियाद पे? सर लाइक अपने एग्जाम्पल दीजिए कि पेनिसिलिन जो है वो हमारे पास अगर वो रेजिस्टेंस हो जाए तो चलो पेनिसिलिन जो है वो भी उसके साथ एक केमिकल रेजिस्टेंस है स्ट्रक्चर है तो वो भी उसके साथ रेजिस्टेंस जी डेवलप करता है. जी ठीक है. केमिकल स्ट्रक्चर जिस तरह हमने कहा था ना कि ये पेनिसिलिन और सेफलोस्पुरिन दोनों बीटा लैक्टेन न्यूक्लियस वाले हैं, या मैकेनिज्म दैट में भी सेम. ठीक है, जैसे हमने कहा था कि बाज मैक्रोलाइड्स जो हैं वो 30S और 50S दोनों पे RNA पे काम करते हैं. So we have got these type of chances that leads to cross resistance of one antibiotic versus the other one. एक और भी था थर्ड, एक मैंने बताया था. एनीवन, एक थर्ड ऑप्शन भी था. जागो भाई. Type of source for that resistance. याद है आपको? बैक्टीरियोस्टेटिक जो है वो बैक्टीरियोसिडल के लिए एंटागोनाइज करते हैं. अच्छा जी, some of these factors we enlisted earlier related to those patients. तीन कैटेगरी थे ना, पेशेंट था, ड्रग था विच इज गिवन, और तीसरा क्या था? दैट डिजीज कंडीशन. सो स्टार्टिंग विद दैट पेशेंट, ओल्ड पेशेंट एंड इन्फेंट्स, वी हैव गॉट रिलेटिव सिलेक्शन फॉर दोज ड्रग्स. जो इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स, क्लोरोफेनिकॉल इज नॉट प्रेफर्ड. न्यूनेट्स में सल्फोनामाइड्स आर नॉट प्रेफर्ड. In old age, you have to see for sensitivity related to nephrotoxicity and ototoxicity. समझते हैं? You know that reason फिर बाद में बात करते हैं अपने अपने मेंबर पे. सल्फोनामाइड न्यूनेट्स में क्यों नहीं देते? That is related to interference in that metabolism, and न्यूनेट्स have got a major problem related to their growth. So that sulfonamide may be responsible to interfere for that rate and pattern of that growth in neonates. इनफैक्ट में क्लोरोफेनिकॉल क्यों नहीं देते? वहां पे जो है फिर वो उनकी कॉम्प्लेक्सेशन का मसला आ जाता है. ठीक है, हार्ड बोन्स की बात करो. ओल्ड एज में चूंकि वो ज्यादा सेंसिटाइज होते हैं तो दोज ड्रग्स व्हिच आर नेफ्रोटॉक्सिक एंड ऑटोटॉक्सिक आर नॉट प्रेफर्ड टू बी गिवन. नेफ्रोटॉक्सिक में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन सा एंटीबायोटिक नेफ्रोटॉक्सिक है ज्यादा? बताया? हाँ, जेंटामाइसिन. ठीक है. और ऑटोटॉक्सिसिटी? ऑटोटॉक्सिसिटी किसकी ज्यादा है? वेनकोमाइसिन. हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, सल्फर ड्रग एलर्जी, पेनिसिलिन एलर्जी एंड टेट्रासाइक्लिन.
Genetic abnormality, those patients which are deficient with this enzyme 6-GDP, that may be vulnerable for hemolysis related to some of those antiprotozoal, primaquine hai ya some other drugs हैं. Selection of antimicrobial agents related to their safety in pregnancy. We have got these 5 categories. Whenever we talk for that selection of antibiotic, that are known as category A drugs, category B drugs, C drugs, D and X. A drugs कौन से होते हैं जो safe most होते हैं? Control studies in women fail to demonstrate a risk to the fetus in the first trimester, and there is no evidence of risk in a later trimester, and the possibility of fetal harm appears remote. समझते हैं ना? तो जो safe most है वो category A हो गया. Category B क्या है? Either animal reproduction studies have not demonstrated a fatal risk, but there are no control studies in pregnant women. समझते हैं ना? एनिमल में तो सेफ हो गया, लेकिन जो ह्यूमन प्रेग्नेंट वुमेन है वहां पे उनका ट्रायल नहीं हुआ. और एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडी हैव शोन एन एडवर्स इफेक्ट अदर देन डिक्रीज इन फर्टिलिटी दैट वाज नॉट कंफर्म्ड इन कंट्रोल स्टडीज इन वुमेन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ रिस्क इन लेटर ट्राइमेस्टर. समझते हैं ना? तो कैटेगरी ए क्या हुआ? जो सेफ मोस्ट है, जो ह्यूमन पे भी ट्रायल हो चुका होता है और वहां पे जो है वो सेफ है, उसका कोई जो सिग्निफिकेंट टेरेटोजेनिक इफेक्ट है वो नहीं है. कैटेगरी बी क्या है? जो एक्सपेक्टेड टू बी सेफ है. एनिमल जो स्टडी हुई है वो वहां पे सेफ है, लेकिन ह्यूमन स्टडी नहीं हुई, और ह्यूमन स्टडी हम एनिमल स्टडी की बुनियाद पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वो ह्यूमन पे भी सेफ होगा. तो ये कैटेगरी बी हो गया. कैटेगरी सी क्या है? Either study in animal have revealed adverse effect on the fetus, teratogenic or some other. There are no control study in women, or studies in women and animal are not available. Drugs should be given only if the potential benefits has the justify the potential risk to the fetus. अगर कैटेगरी सी है तो कैटेगरी सी जो है वो सी डी जो है वो कंडीशन ऑफ पेशेंट के मुताबिक है. कंडीशन ऑफ पेशेंट क्या है? ड्रग शुड बी गिवन ओनली इफ द पोटेंशियल बेनिफिट्स जस्टिफाई द रिस्क, पोटेंशियल रिस्क टू द फेटस. समझते हैं ना? अगर पोटेंशियल रिस्क जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को ज्यादा जरूरी है, तब कैटेगरी सी जो है यू कैन गो फॉर कैटेगरी सी. अदरवाइज दैट इज नॉट सेफ. वी गॉट सम एविडेंस फॉर एडवर्स इफेक्ट इन एनिमल स्टडी एंड दैट इज रिकमेंडेड टू बी अवॉइडेड. समझते हैं? Category D, there is positive evidence of human fatal risk, but the benefits from use in pregnancy women may be acceptable despite the risk. If the drug is needed in a life-threatening situation or for a serious disease for which safer drugs cannot be used or ineffective. समझ आ गई? In category X, वो नहीं देना बस. X means no, cross. Studies in animal or human being have demonstrated fatal abnormality or there is evidence of fatal risk based on human experience or both, and the risk of use of drug in pregnant women clearly outweighs any possible benefit. The drug is contraindicated in women who are or may become pregnant. आप समझ गए? तो हर एक की अपनी बातें हैं. जो कंट्राइंडिकेटेड है वो कौन सा है? कैटेगरी एक्स का एक एग्जांपल बता दें. जो प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें नहीं देना होता. एक एग्जांपल बता. न्यूक्लिक एसिड एक्टिंग ड्रग्स हैं. आप समझ रहे हैं? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरफेनिकोल सब कुछ छोड़ दो. बात सुने, जितने भी आरएनए डीएनए एक्टिंग ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उसको हम मेनली अवॉइड करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. बस ये बात याद रखें. तो उसमें वो मेजरली सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लेवोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है, डीएनए गायरेज एक्टिंग जो है, और भी हैं. तो टाइम आने के साथ फिर हम डिस्कस करते हैं. लेकिन फॉर टाइम बीइंग जनरल पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने अवॉइड करना है जो आपके डीएनए एक्टिंग ड्रग्स हो. सर बस ये याद रखें मेरे भाई. कैटेगरी ए सबसे सेफ मोस्ट है. कैटेगरी एक्स मीन क्रॉस, वो कंट्राइंडिकेटेड है. बस ये याद रखें. ए फॉर सेफ मोस्ट एंड एक्स फॉर कंट्राइंडिकेटेड.
बीच में जो बी सी डी है, बी दे सकते हैं, ए सेफ मोस्ट है, बी सेफ है, सी और डी ऑप्शन है। ऑप्शन मीन कि अगर वो पेशेंट कंडीशन सिवियर है और उसकी जो है वो चांसेस भी आप कहते हो कि अगर मैं दूंगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको जो है वो इतना सिवियर मेनिंजाइटिस है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, आप डेफिनेटली यू हैव टू टेक अ रिस्क। अगर अगर और सब ड्रग के लिए जो है वो रेजिस्टेंट है, उसका आपने कल्चर सेंसिटिविटी कर दिया और उसको है इतना सिवियर मेनिंजाइटिस कि उसके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पे आ गई है, या उसको सेप्टिसेमिया हो गया है, ठीक है ना, तो इतनी सिवियर सिचुएशन हो गई और आपने कल्चर सेंसिटिविटी कर दिया, एंड फॉर अदर एंटीबायोटिक देयर इज रेजिस्टेंस, ओनली दैट एंटीबायोटिक you got a choice which comes under C or D. In that cases, you can go for that antibiotic because that life-threatening condition for the mother is more beneficial for its recovery as compared to go to expect for any teratogenic effect on that baby. आपको बात समझ आई है? जनरली बात सीखे ना तो ये ए बी सी डी को फिर इतना डिटेल से बात करना फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर बोलूं, ए सेफ मोस्ट है, बी सेफ है, सी और डी क्या है? बेनिफिट्स टू रिस्क रेशो है। लाइव बात सुने, सी और डी क्या है? बेनिफिट्स टू रिस्क रेशो है। जब बेनिफिट ज्यादा हो, जैसे मैंने आपको बताया सर्वाइवल कंडीशन है, ठीक है ना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसको ट्रीट करना है, सो दैट इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू रिस्क। रिस्क जो है वो अननोन है, उसको पता नहीं वो बेबी पे एडवर्स इफेक्ट करता है या नहीं करता, दैट इज अननोन। तो जब बेनिफिट्स टू रिस्क रेशियो जो है वो ठीक हो, वो अच्छे हो, देन यू कैन गो फॉर सी एंड डी। समझते हैं? एंड व्हेन एनी ड्रग बिलोंग्स टू एक्स, दैट इज कंट्राइंडिकेटेड, यू हैव टू अवॉइड दैट। अब आप फिर ये बात ना करें कि पाकिस्तान में इस तरह से होता है, पाकिस्तान में तो बहुत सारा होता है। इधर महसूस जो है साजिद ने जो है वो लखपति बन गया है, तो वो तो ये भी होता है। अच्छा, सम ऑफ दोस एग्जांपल्स, ए यू नो दैट, बी पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स एंड ऑल ऑफ दोस ड्रग्स, सी क्विनोलोन्स, जैसे मैंने आपको बताया सिप्रोफ्लॉक्सासिन टाइप, ठीक है, क्लोराम्फेनिकॉल, प्रेथ्रोमाइसिन, इमिपेनम एंड वेनकोमाइसिन, रिफाम्पिन, डी tetracycline and aminoglycoside, X ribavirin. Host defense, we are discussing those factors which are related to patients. So one of that other factor, along with that age, along with that sensitivity, along with that genetic abnormality, along with that pregnancy, we got host defense situation for that patient. If that patient is suffering from any those type of diseases, like AIDS or malignancy, which are responsible to cause immunocompromised condition for that patient, in those conditions you should go for bactericidal as compared to bactericidal. अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब यह है कि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड है, तो वहां पे फिर हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो सिडल वो ड्रग्स हमने देना जो सिडल हो, क्योंकि अगर आप स्टैटिक दोगे तो स्टैटिक का मतलब यह है कि उसने जो है उसकी फर्दर ग्रोथ को तो स्टॉप किया हुआ है, वो किल नहीं कर रहा उन माइक्रोब्स को। सो इफ that antibiotic is stopped for any further intake, it means these microbes will get chance for its reproduction again. So yeah, and if that patient is already suppressed for its immune system, it means there may be chance for that relapse attack for that infection by those microorganisms. आप समझते हैं ना? तो प्रिंसिपल क्या हुआ होस्ट डिफेंस में? प्रिंसिपल ये हुआ कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है वहां पे आपने बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं देना, आपने प्रेफर करना है बैक्टीरियोसिडल को, क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, और अगर आप बैक्टीरियोस्टैटिक दोगे वो थेरेपी कंप्लीट होने के बाद उन माइक्रोब्स को फिर दूसरी दफा चांस दे देता है कि वहां पे फिर अटैक करे। पिकोड़े तो वो सोचते जोड़े। हेपेटिक डिसफंक्शनिंग, those drugs especially which got majorly metabolism through that microsomal enzyme of those liver, they are more
vulnerable to cause further dysfunctioning for that which has got history for that some abnormality of liver. कोई patient है that is suffering from hepatitis C, B or some cirrhotic type of condition or some type of transplant. In those cases, you have to see for selectivity of antimicrobial agent which has got lesser adverse effect on that liver. Erythromycin, chloramphenicol, rifampicin, avoid. These drugs need to be avoided or they need to be dose adjusted related to those vulnerable condition for liver toxicity. समझते हैं? वो पेशेंट ऑलरेडी जो है उसका लिवर कमजोर है या उसका जो है वो सेंसिटिविटी है या उसकी और आप उसको वो ड्रग दे रहे हो जो उसको एडवर्सली इफेक्ट फर्दर उसको एडवर्सली इफेक्ट दे रहे हैं. ठीक है, तो उसको इन ड्रग्स को हमने अवॉइड करना है. रीनल डिसफंक्शनिंग, myoglycosides, vancomycin, they accumulate in renal impairment and can cause renal impairment. They need to be dose adjusted whenever we talk for those conditions, those patients that are suffering from renal impairment. समझते हैं? किसी को जो है वो renal disease है, वो डायलिसिस पे है या उसको chronic CKD है, stage 5, stage 4 CKD है. In those conditions, you have to see for selection of antibiotic related to its nephrotoxicity. अगर कहीं पे भी उसको CKD है ना, CKD chronic kidney disease, वो किसी भी स्पेशली बियॉन्ड सेकंड स्टेज, तो आपने जेंटामाइसिन टाइप की सिलेक्शन को आपने जो है वो निकाल देना है, आपने एक्सक्लूड कर देना है. You have to go for those antibiotic which are safer for those condition for CKD. आप समझिए मेरी बात. Related to those drug-related factors, route of administration, severity and site of infection, mild, moderate और severe. तो जितना severe है उसी की बुनियाद पे आपने पेरेंटल पे जाना है. जितना mild और moderate है उसी के मुताबिक आपने oral या अपने दूसरे route of administration को select करना है. Severity mean parenteral and mild and moderate mean corresponding other route of administration. Antimicrobial spectrum, if you are selecting for empirical therapy, you have to go for broad spectrum. And as compared to that, if you are using for proper clinical protocol, then you can choose for that narrow or extended spectrum. तो 3 स्पेक्ट्रम होते हैं, एक नैरो है, एक एक्सटेंडेड है, एक ब्रॉड है. तो ब्रॉड में हमने कहा था कि ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव सबको कवर करता है. एक्सटेंडेड में एक ही ग्रुप होता है लेकिन उसकी वैरायटी फिर ज्यादा आते हैं. ग्राम पॉजिटिव होता है लेकिन ग्राम पॉजिटिव में फिर 10-12 वैरायटी को फिर कवर कर रहा होता है और नैरो में फिर सिलेक्टेड होता है. ठीक है ना. वो फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ई कोलाई के लिए दे रहे हो या सिर्फ आरईएस के लिए दे रहे हो, सो दैट इज टारगेटेड फॉर ओनली दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. तो अगर एसओपी फॉलो करना है तो फिर आप नैरो पे जा सकते हो. अगर आप एम्पेरिकल थेरेपी दे रहे हो तो फिर आपने ब्रॉड ही पे जाना है. नेचर ऑफ एक्शन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यूनो कॉम्पिटेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे तो वहां पे सिडल आपने चूज करना है. अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो आपने स्टैटिक पे भी जा सकते हो. Ability to cross blood-brain barrier, we have discussed that we got any infection, खुदा ना खास्ता, in meninges and any antibiotic which has got otherwise effective against those microorganism, but if it crossed that, if it is given, it is unable to cross blood-brain barrier, so it means it is ineffective in that condition. So you have to choose some other type of drugs. Cost, you know that, जितना ज्यादा है उतना ही साजिद को फायदा होगा. Organism related factors, knowledge about microbe, sensitivity, resistance and cross resistance. ठीक है. कल्चर सेंसिटिविटी की बात हो रही है तो कल्चर सेंसिटिविटी एसओपी का स्टार्टिंग पॉइंट है. बिफोर स्टार्टिंग एनी एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, स्टार्टिंग पॉइंट इज यू हैव टू टेक दैट ब्लड फ्लूइड, either that is urine, either that is CSF or either that is fluid and that blood. You have to perform sensitivity and resistance culture sensitivity test. You have to see for those number of antibiotics against which this microorganism has got some sensitivity or resistance. समझते हैं. और उसी की बुनियाद पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक जो है उसका इस्तेमाल फायदेमंद है या फिर वैसे ही हम लगे हुए हैं. समझते हैं.